माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर में पैथोफिजियोलॉजी सब्जेक्ट की, जिसके अंदर हम आज यूनिट सेकेंड में बात करेंगे, जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली यूनिट, जिसमें हम आज बात करेंगे COPD की, जिसकी जो फुल फॉर्म है वो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तो इसकी हम आज इटियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, इसके जो सिम्टम्स है, साइंस और सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके डायग्नोसिस के बारे में पढ़ेंगे, और फिर इसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, तो आपको हमारे चैनल को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि डिजीज़ जो है वो क्या होती है। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ जो है, इसे हम COPD से जो है शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये एक टर्म है ग्रुप ऑफ डिजीज़ की, जो कि लंग्स को इन्फ्लुएंस करती है। अब ये जो कोपिड की जो टर्म है ये कनेक्टेड होती है, जैसे इसकी हम फुल फॉर्म में देखें कि क्रॉनिक जो है इसका मतलब होता है कंटिन्यूअल, परमानेंट, या फिर जो इनक्योरेबल होती है। उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब ब्लॉक्स, और पल्मोनरी का मतलब होता है पर्टेनिंग टू द लंग्स, और डिजीज़ का मतलब होता है एक कंडीशन जिसके साइंस और सिम्टम्स होते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पाथवे जो डिजीज़ है ये एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें नंबर ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ आती है। एक अल्टरनेटिव टर्म जो है इसमें इंक्लूड किया गया है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़। अब इसमें 3 मेन कंडीशंस जो है वो कंसिडर की गई है इस कैटेगरी में, वो है ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा और अस्थमा। तो ईटियोलॉजीज़ की हम देखेंगे कि ईटियोलॉजी मतलब इसकी कॉजेज़, जो फर्स्ट है इसमें कॉज है सिगरेट स्मोकिंग जो है ये मेजर रिस्क फैक्टर होता है कोपिड की ग्रोथ के लिए। अब कई स्टडीज़ जो है इन्होंने दिखाया गया है कि ओवर टाइम 50% क्रॉनिक स्मोकर्स जो हैं उन्हें COPD जो है वो हो सकता है, इनके चांसेस रहते हैं। अब ये जो डिज़ीज़ है ये एट्रीब्यूट करती है कि ये जो है वो कॉम्बिनेशन होता है रिस्क फैक्टर का, जिसका जो कि जिसका रिजल्ट होता है लंग इंजरी और टिश्यू डैमेज। इसके बाद में ये सारे जो हैं फैक्टर्स होते हैं जो कि COPD को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे फर्स्ट है सिगरेट स्मोकिंग, सेकंड है जो नेचुरल एजिंग होती है, नेचुरल एजिंग प्रोसेस होता है लंग्स का वो। उसके बाद में ऑक्यूपेशनल केमिकल जो फ्यूम्स होती है, जो कि ऑक्यूपेशन मतलब जो केमिकल से जो मतलब एक्सपोज होते हैं। उसके बाद में है डस्ट, उसके बाद में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और फिर है इन्फ्लामेशन। उसके बाद में है प्रोटीज या फिर एंटी प्रोटीज जो इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से भी जो है ये इन सब की वजह से कोपिड का होने का खतरा रहता है। उसके बाद में कई जो है वो एडिशनल प्रोसेस होते हैं, जैसे रिकरेंट इन्फेक्शन होना, या फिर इम्यूनोसेनेसेंस मतलब इम्यूनिटी जो है वो उसका नेचुरली जो है वो कम होना, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से भी होता है कई बार, अल्टर टिश्यू हीलिंग की वजह से भी होता है कि मतलब जो टिश्यू हीलिंग होता है उसमें है, और दूसरे अगर मैकेनिज़म्स भी होते हैं जो कि पैथोजेनेसिस जो होती है कोपिड को, उसको जो है वो मतलब इफ़ेक्ट करते हैं। उसके बाद में अब हम पैथोजेनेसिस की बात करें कि किस प्रोसेस के द्वारा ये जो डिज़ीज़ है वो होती है। अब जो प्रोसेस होता है वो मेजर रोल प्ले मतलब जो है हम देखेंगे कि मेजर रोल क्या होता है पैथोजेनेसिस का कोपिड में, जिसमें आता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इम्बैलेंस बिटवीन एग्रेसिव एंड प्रोटेक्टिव डिफेंस सिस्टम्स इन द लंग्स। तो इसके लिए जो है 2 तरह के जो प्रोसेस है वो इसके अंदर आते हैं, जिसकी वजह से कोपिड जो है वो होता है। तो पहला जो है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और दूसरा है कि जो अग्रेसिव और जो प्रोटेक्टिव डिफेंस सिस्टम होते हैं लंग्स के, उनके बीच में जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो हम जो है फर्स्टली कॉज देखेंगे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का, क्योंकि एयरवे जो होती है, जो आने जाने का जो हवा का रास्ता होता है जो लंग्स के बीच में, उसके बीच में जो है ऑब्स्ट्रक्शन आता है। तो क्या क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, तो फर्स्ट है ब्रोंकाइटिस। ये जो है वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो ब्रोंकाइल ट्यूब्स होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है और नैरो हो जाती है, मतलब पतली हो जाती है, और हमारे जो लंग्स है वो ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फर्दर ब्लॉक कर देते हैं नैरोड ट्यूब्स को। तो ये जो है वो हम डेवलप करते हैं क्रॉनिक कफ को, जो कि ट्राई करते हैं हमारे एयरवेज को क्लियर करने की। अब ये जो अफेक्टेड ब्रोंकस होता है जो कि नैरो होता है, उसकी वजह से जो एयर फ्लो होता है वो रुक जाता है, और उसकी वजह से फर्दर इन्फ्लामेशन होता है और ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन होता है, और पार्शली जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको भी कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं।
उसके बाद में सेकंड कंडीशन है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है। ये जो है वो एसोसिएटेड, ये जुड़ी हुई होती है सिगरेट स्मोकिंग और एयर पोल्यूशन की वजह से। नॉर्मली जो सीलिया और म्यूकस जो है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं इनहेल जो इरिटेंट्स होते हैं उनके खिलाफ में, जो कि ट्रैप्ड हो जाते हैं और एक्सपेक्टोरेटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो वो जो है वो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट भी करता है, उसके साथ साथ दूसरी भी जो है प्रॉब्लम्स कॉज कर देता है। उन दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में हम देखेंगे। एक तो वो करता है डिस्टेंशन एल्वेलाई का, और दूसरा मतलब जो गैस एक्सचेंज फंक्शंस होते हैं उसमें भी लॉस हो जाता है। तो फर्स्ट है डिस्टेंशन ऑफ द एल्वेलाई। वो कैसे करता है? अब जो एल्वेओलर जो डिस्टेंशन, मतलब एल्वेलाई हम जनरली पढ़ते हैं, जो लंग्स में जो एल्वेलाई होती है उसके द्वारा जो गैसेस जो है वो एक्सचेंज होती है, छोटी छोटी जो है वो बलून टाइप जो ये स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो एल्वेओलर डिस्टेंशन और जो डिस्ट्रक्शन होता है इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी डिस्टॉर्ट हो जाती है, जो कि एल्वेलाई से क्लोजली एसोसिएटेड होती है। अब इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें भी हाई, मतलब चांस रहते हैं कि ब्लड प्रेशर भी जो है वो बढ़ जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर। उसके बाद में सेकंड क्या होता है, जो गैस जो एक्सचेंज फंक्शंस होते हैं उसमें भी कमी आ जाती है। जो गैस डिफ्यूज़न होता है उसमें अगर कमी आ जाती है, गैस जो है वो डिफ्यूज़ नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो भी कम हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और इसको हम बोलते हैं हाइपोक्सेमिया। अब जो क्रॉनिक लो ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं उसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया भी हो जाता है, जिसमें आरबीसीज जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन कम होता है उसकी वजह से आरबीसी जो है बढ़ जाती है, जिससे कि जो ब्लड है वो ज़्यादा विस्कस हो जाता है। इसकी वजह से जो पल्मोनरी ब्लड प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है, और ब्लड विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर भी जो है वो हार्ट में इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकुलर जो प्रेशर जो है वो मतलब इसकी वजह से इवेंचुअली मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी जो है वो हो जाती है और प्रोग्रेसिव राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है। तो इस कंडीशंस को बोलते हैं हम कॉर पल्मोनरी। तो सबसे पहले मतलब जो है इसके अंदर गैस डिफ्यूजन जो है वो कम हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाता है। अब कम ऑक्सीजन होने की वजह से आरबीसी जो है वो बढ़ जाती है, और ब्लड जो है वो हमारा ज़्यादा विस्कस हो जाता है। अब ज़्यादा विस्कस होने की वजह से जो हमारा पल्मोनरी ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और ब्लड जो विस्कोसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। तो हार्ट में जो राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और इवेंचुअली जो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है। तो इसे हम बोलते हैं कॉर पल्मोनेर। अब इसके बाद में हम एक फ्लो चार्ट के रूप में जो है वो हम पैथोजेनेसिस को समझेंगे इजीली। तो सबसे पहले जो है क्या होता है कि इरिटेशन जो है वो होती है स्मोक से, उसकी वजह से मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स जो है वो इन्फिल्ट्रेट, मतलब एपिथेलियम में चल जाते हैं मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स उनको अटैक करने के लिए। उसके बाद में म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जो है, मतलब जो कि म्यूकस सिक्रीट करती है, और गॉबलेट सेल्स जो हैं जो कि म्यूकस को फॉर्म करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा मात्रा में, उनका जो है वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में ये बढ़ जाते हैं, ताकि जो है हमें प्रोटेक्ट कर पाए। मतलब ये ऑटो इम्यून जो है वो सिस्टम होता है। इसकी वजह से ये म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स की बढ़ने की वजह से म्यूकस जो है उसका हाइपर सिक्रीशन हो जाता है, मतलब ज़्यादा म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होने की वजह से जो एल्वेलाई है उसका डिस्टेंशन हो जाता है, और दूसरा गैसेस जो एक्सचेंज फंक्शन है उसका लॉस हो जाता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था 2 कंडीशंस में। इसकी वजह से क्या होता है, पस हो जाता है, और इन्फेक्टेड म्यूकस जो है ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ज़्यादा मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब जम जाते हैं। इसकी वजह से फर्दर रिकरेंट या फिर क्रॉनिक वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, और उसके बाद में इन्फ्लामेशन और इडीमा हो जाता है, और उसके बाद में फर्दर इस तरीके से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। इसके बाद में हम सिम्टम्स की बात करें तो जो अर्लियर सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है, ओकेजनल, मतलब कभी कभी जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। उसके बाद में स्पेशली जब एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद में तो स्पेशली जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिलती है। उसके बाद में माइल्ड लेकिन रिकरेंट कफ भी जो है वो जम जाता है कई बार, और थ्रॉट जो है उसको क्लियर करने के लिए नीड होने लगती है। तो ये सब जो है वो सिम्टम्स होते हैं अर्लियर। उसके बाद में सिम्टम्स जो जैसे ही बीमारी जो है वो ज़्यादा बढ़ने लग जाती है तो सिम्टम्स भी जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव वर्स होने लग जाते हैं। तो फर्स्ट इसमें सिम्टम्स आएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
इवन जो है माइल्ड एक्सरसाइज करने पे भी जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे सीढ़ियाँ भी जो है वो चढ़ने में भी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में सेकेंड है वीजिंग, मतलब सांस लेने में भी जो है वो आवाज़ आती है, हाई पिच नॉइजी ब्रीदिंग जो है वो हो जाती है। उसके बाद में है चेस्ट टाइटनेस, क्रॉनिक कफ ज़्यादा मतलब विद और विदाउट म्यूकस से, और नीड टू क्लियर म्यूकस फ्रॉम अवर लंग्स एवरी डे, और फ्रीक्वेंट कोल्ड्स होते हैं, फ्लू होता है या फिर अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, और एनर्जी की कमी रहती है, थकान होने लगती है, और फीट एंकल्स या फिर लेग्स जो है वो भी स्वेलिंग होने लगते हैं, वेट लॉस होने लगता है। तो ये सारे जो है सिम्टम्स होते हैं इसके। उसके बाद में इसके हम डायग्नोसिस की बात करें तो एक कोई भी सिंगल टेस्ट नहीं होता है कोविड का। तो डायग्नोसिस जो है वो सिम्टम्स के बेसिस पे होती है, एक फिजिकल एग्ज़ाम होता है और डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट्स होते हैं। तो इसमें 3 तरह की डायग्नोसिस जो है वो हो सकती है। पहली है स्पायरोमेट्री, ये एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है लंग के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए। टेस्ट के दौरान हम जो है वो इसमें डीप ब्रेथ लेते हैं, और उस डीप ब्रेथ लेने के बाद में हम जो है उसको ट्यूब जो स्पायरोमीटर से कनेक्टेड रहती है उसमें हम ब्लो करते हैं एयर को। उसके बाद में सेकेंड टेस्ट है इमेजिंग टेस्ट, जिसमें आता है चेस्ट का एक्सरे और सीटी स्कैन। ये जो है वो इमेजेस हमें डिटेल्ड लुक देती है, हमें दिखाती है लंग्स को, ब्लड वेसल्स को और हार्ट को, इन सबको देखने में जो है वो हमें मदद करती है। उसके बाद में थर्ड टाइप का है एक आर्ट्रियल ब्लड गैस टेस्ट होता है, जिसके अंदर ब्लड का सैंपल लिया जाता है आर्टरी से, और उससे मेजर किया जाता है ब्लड का ऑक्सीजन और CO2 लेवल्स और दूसरे अदर लेवल्स। इसके बाद में हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ये तरह के जो है वो हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो फर्स्ट हम देते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स, ये जो है एयरवेज को ओपन करने में हेल्प करते हैं, मतलब ब्रोंकाई जो है उनको डायलेट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये ड्रग्स जो है वो रिड्यूस करती है एयरवे के इन्फ्लामेशन को। उसके बाद में है कॉम्बिनेशन इन्हेलर्स, ये इन्हेलर्स जो हैं वो मिलके बने हुए होते हैं स्टेरॉइड्स और ब्रोंकोडायलेटर के साथ में। इसके बाद में है एंटीबायोटिक्स, ये जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के साथ में फ़ाइट करने के लिए। उसके बाद में है रोफ्लूमिलास्ट, ये जो ड्रग्स हैं वो स्टॉप कर देती हैं एंजाइम को PDE4, तो ये जो है वो प्रिवेंट करती है फ्लेयर अप्स पीपल के अंदर, जिसका जो कोविड है वो लिंक्ड होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के साथ में। इसके बाद में है फ्लू या निमोनिया वैक्सीन्स जो हैं वो भी ट्रीटमेंट में होती है इंक्लूड। ये जो वैक्सीन्स है ये रिस्क को कम कर देती है इलनेस के। इसके बाद में है पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन, ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर आते हैं एक्सरसाइज, डिजीज़ मैनेजमेंट और काउंसलिंग, ताकि जो है हम मतलब हेल्दी रह पाए और एक्टिव रह पाए जितना हो सके। उसके बाद में है ऑक्सीजन थेरेपी, अब ये जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को कम कर देती है और हमारे ऑर्गन्स जो है उनको प्रोटेक्ट करती है और क्वालिटी जो है लाइफ की इसको इन्हेंस करती है। इसके बाद में है लास्ट ऑप्शन सर्जरी, सीवियर केसेस में कोविड के डॉक्टर जो है वो सजेस्ट करते हैं सर्जरी को। तो 3 तरह की होती है, पहली है बुलेक्टोमी, इसमें जो है ये रिमूव करते हैं बुले जो कि लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं जो कि फॉर्म हो जाते हैं जब एयर सैक्स जो है वो हमारे कोलैप्स हो जाते हैं। इसके बाद में सेकंड है लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी, अब इसमें जो डिजीज़्ड लंग का जो टिश्यू होता है जो कि डिजीज़्ड हो जाता है उसको रिमूव करते हैं इस सर्जरी के द्वारा। उसके बाद में है लंग ट्रांसप्लांट, जिसमें कि डिजीज़्ड लंग जो है उसको रिप्लेस किया जाता है एक हेल्दी लंग के साथ में। सो गाइज, ये थी पूरी पैथोफिजियोलॉजी कोविड की क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ है। एंड इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑन माई न्यू वीडियोज़।